हेलो एवरीवन, दिस इज श्री अभिषेक अवस्थी फ्रॉम efiles.com। और आज हम लोग बात करने वाले हैं अपडेटेड शीट ऑफ द प्रोजेक्ट रिपोर्ट। सर, हमने रिसेंटली इसके ऊपर वीडियो बना रखी है डिटेल में। वहां पे हमने जो पीरियड कवर किया है वो 3 साल का किया है, बट यहां पे हमने उस शीट को पूरी तरीके से अपडेट करके 5 साल का कर दिया है और इसके अंदर उसके अलावा भी और फीचर इनकॉर्पोरेट कर दिए गए हैं। सर, आपको इसके अंदर कुछ ही डाटा फीड करना होता है एंड आपकी 5 साल की प्रोजेक्ट रिपोर्ट पूरी तरीके से तैयार हो जाती है। चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो सबसे पहले हम लोग बात करें सर, ये इंटरफेस कैसे ओपन होता है। तो यहां पे आपका पहला टैब होता है रिपोर्ट का। इसके अंदर आपको जिस भी आप कंपनी के लिए बना रहे हैं, जिस भी आप बिजनेस के लिए बना रहे हैं, उस बिजनेस का आपको यहां पे नाम इनकॉर्पोरेट करना है। सर, दूसरी चीज जो भी उसका एड्रेस वगैरह है वो यहां पे फिलअप करके चलना है। यहां पे ऑलरेडी आपको इंस्ट्रक्शन गिवन है कि जो भी आपका ग्रीन में है, ग्रीन में खाली आपको वही डाटा फिलअप करना है इस शीट में, अदरवाइज आपको डाटा फिलअप करके नहीं चलना है। दूसरी जो कि इंपॉर्टेंट शीट होती है वो आपकी एग्जीक्यूटिव समरी होती है। इसके अंदर भी कई सारी चीजें अलग से हम लोगों ने ऐड ऑन करी हैं। लाइक आपका कंपनी नेम पहले भी था, यहाँ पे नेम ऑफ प्रमोटर एंड बिजनेस ओनर का आपको नेम यहां पे डाल के चलना है। देन फिर टाइप्स ऑफ एंटिटी क्या है, प्रोप्राइटर है, कंपनी है या पार्टनरशिप फर्म वगैरह है, तो यहां पे आपको वो डालना है। रजिस्टर एड्रेस वगैरह डालना है। मतलब आपकी जो भी बिजनेस की एंड उसका जो ओनर है उसकी डिटेल यहां पे डाल के चलनी है, क्योंकि बैंक को वेरीफाई भी तो करना होगा ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट कौन से बिजनेस की आई है, तो उसके लिए हम लोग ये शीट प्रिपेयर करते हैं। यहां पे उसका पैन नंबर वगैरह, बिजनेस ओवरव्यू, कंपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, सर्विस यूनिट है, ट्रेडिंग है, कैसी है, तो यहां पे हमको वो डाल के चलना है। अब हम लोग बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट की, वो होता है आपका लोन रिक्वायरमेंट। सर, हमने ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना रखी है 3 साल वाली। लाइक छोटे लोन होते हैं जो आपके मुद्रा लोन हो गए, एमएसएमई लोन हो गए, उस केस में आपकी 3 साल वाली प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी चल जाती है। बट अगर आपके 50 लाख अबव लोन है या फिर 50 लाख का भी आपको लोन लेना है, तो वहां पे मिनिमम रिक्वायरमेंट रहती है कि आप बैंक को 5 साल के प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल प्रोवाइड करके चलो। ठीक है, अब आप लोग यहां पे एक चीज और समझ लीजिए, लोग इसके ऊपर अलग अलग वीडियो भी बनाते हैं, बट मेरा हमेशा से एक ही उद्देश्य रहा है कि आपको एक ही वीडियो में मैं सारी चीजें समअप कर दूं। सर, एक होती है आपकी एस्टिमेटेड फाइनेंशियल्स, एक होती है आपकी प्रोविजनल फाइनेंशियल्स और एट लास्ट आपकी एक और होती है प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल्स। प्रोजेक्टेड की तो हम बात कर रहे हैं, बट एस्टिमेट एंड आप प्रोविजनल भी समझ लीजिए। सर, अगर आप अप्रैल टू सितंबर मंथ आपका बीत चुका है फाइनेंशियल ईयर का, आप उसको मद्देनजर रखते हुए, आप उसको एस्टिमेट मान के अगर अपने पूरे साल के फाइनेंशियल्स बना रहे हो, तो वो आपके एस्टिमेटेड फाइनेंशियल्स कहलाते हैं। अब हम लोग बात करें प्रोविजनल की, तो यहां पे आपका ईयर एंड हो चुका है बट बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज नहीं हुए हैं किसी भी रीजन की वजह से। सर, प्रोविजन वगैरह रह गए हैं, कुछ एडजस्टमेंट एंट्रीज वगैरह रह गई हैं, तो वो भी हो जाएंगे। तो बैंक कहता है कोई बात नहीं, जब हो जाएंगे तब आप हमें एक्चुअल वाला प्रोवाइड कर देना, बट अभी आप अगर लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो हमको अपने प्रोविजनल फाइनेंशियल प्रोवाइड कर दो। ठीक है सर, बट अगर हम लोग करें प्रोजेक्शन फॉर फ्यूचर ईयर, अगर हम लोग करें फोरकास्ट फॉर फ्यूचर ईयर, देन उसको हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग उसको कहते हैं प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल। और यहां पर न्यू स्टार्टअप के केस में आपको प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल्स ही बैंक को प्रोवाइड करके चलने होते हैं। लाइक आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस अगर चल भी रहा है तो 2 साल का, लाइक आपको 5 साल का प्रोवाइड करना है तो 2 साल का आप एक्चुअल भी प्रोवाइड कर सकते हो एंड 3 साल का आपको प्रोजेक्टेड वाला प्रोवाइड करना होता है। अब हम लोग बात करें फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस की, तो जब भी हम प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल्स बनाते हैं तो इसके अंदर बहुत सारे एजम्पशन और मेथड यूज में लिए जाते हैं। इन्हीं एजम्पशंस में एक एजम्पशंस होती है आपका सेल्स में कितना इंक्रीमेंट होगा, कॉस्ट में कितना इंक्रीमेंट होगा, ये आपको इंडस्ट्री का एनालिसिस करना पड़ता है। सर, टेक्सटाइल में कितना ग्रोथ हो रही है, तो यही सब मद्देनजर रखते हुए हम एक जनरली लेते हैं 120। आपके केस में अलग है, तो यहां पे आपको डाटा फीडअप करना है, 120 हमने इस केस में लिया है। दूसरा आपका आता है, अगर सेल्स में इंक्रीमेंट होता है, सेल्स अगर हमारी बढ़ती है तो कॉस्ट भी तो बढ़ती है, तो यहां पे हम कॉस्ट वाली भी लेके चलते हैं कि 15% हमारा वो भी बढ़ेगा। अब हम लोग बात करें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, तो वो हमको यहां पे फिलअप करके चलना है। लाइक हमारा टर्म लोन पे वो 10% है एंड इंटरेस्ट रेट ऑन वर्किंग कैपिटल लोन है वो हमारा 10% है। ठीक है, अब लास्ट में यहां पे कंपनी फर्म ओवरव्यू हमको प्रोवाइड करना होता है, क्या कंपनी के विजन रहते हैं, क्या कंपनी के मिशन रहते हैं,
ओनरशिप एंड मैनेजमेंट स्ट्रक्चर क्या रहता है। यहाँ पे आप लोग स्वॉट एनालिसिस भी कर सकते हो, क्या कंपनी की स्ट्रेंथ है, क्या कंपनी की वीकनेस है, क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या थ्रेट्स है। वो आपके थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू हो गए, उसमें ज्यादा आपको दिक्कत आने भी नहीं वाली है अगर आपको बिजनेस के नंबर समझ में आ गए कौन से कैसे कहां से आते हैं। ठीक है सर, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने इंपॉर्टेंट टैब की तरफ जो कि हमारा होता है प्रोजेक्ट कॉस्ट। सर कितना लगने वाला है जो आप धंधा चालू करने वाले हो, मैं बहुत ही सिंपल भाषा में बताता हूं क्योंकि आपके दिमाग में ये चीज बस जानी चाहिए। सर आपका जो धंधा आप स्टार्ट करने वाले हो, आप बैंक को कैसे समझाओगे, ऐसे ही समझाना, बोलना सर हम जो बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं उसके अंदर हमारी टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट इतनी आने वाली है। सर कैसे आने वाली है, तो वो आप यहां पे डिफाइन करोगे। सर हम ना बिल्डिंग लेंगे 10 लाख रुपए की, ठीक है। अब बिल्डिंग लेके क्या हम माल बना लेंगे, नहीं सर, हमको प्लांट एंड मशीनरी चाहिए होगी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो हम प्लांट एंड मशीनरी लेंगे। सर फर्नीचर भी तो लेंगे, अब जो लेबर आएगा वो कुर्सी पे भी तो बैठेगा, टेबल पे भी तो काम करेगा, तो हम फर्नीचर लेंगे। सर अब जो अकाउंटिंग वगैरह होगी उसके लिए हम अकाउंटेंट को कंप्यूटर तो प्रोवाइड करेंगे, या फिर हम बोलेंगे भाई फोन से कर लो, तो फिर फोन से वाली तो अकाउंटिंग आपको पता ही है, जल्दी नोटिस आते हैं, ठीक है। तो यहां पे हम उसको कंप्यूटर भी लेके देंगे। एंड कोई एडिशनल एक्सपेंडिचर है आपका जो आप कैपिटल एक्सपेंडिचर करने वाले हो, वो यहां पे ऐड ऑन करना हो तो आप कर लेना। ये 5 डाटा आपको फीडअप करने हैं प्रोजेक्ट कॉस्ट टैब के अंदर, ठीक है। यूटिलाइजेशन ऑफ फंड में यहां पे आपको वर्किंग कैपिटल और टर्म लोन में क्या डिफरेंस होता है। देखो टर्म लोन जो होता है आपका टर्म्स के बेसिस पे दिया जाता है। मेनली आपका जो भी मोटा मोटा कैपिटल एक्सपेंडिचर आप करने वाले हो, इन सबके ऊपर डैप लगता है सर, तो ये आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गए, ठीक है। तो ये तो आपका टर्म लोन के अंदर आ जाता है। बट वर्किंग कैपिटल लोन होता है, आप डे टू डे ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर भी तो करते हो, आप सैलरी वगैरह भी तो देते हो, आप इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह भी तो देते हो। तो वो कहता है सर हमारे पास थोड़ी सी तंगी है, तो आप हमें टर्म लोन भी प्रोवाइड कर दो और थोड़ा सा वर्किंग कैपिटल लोन भी प्रोवाइड कर दो। जनरली ये भी बैंक आपको प्रोवाइड करके चलता है, ठीक है सर। यहां पे आपने वर्किंग कैपिटल डाल दी एंड लास्ट में यहां पे अपने आप आ जाती है आपकी फाइनेंस। आपको कितना चाहिए, 50 लाख का चाहिए। बट बैंक आपसे बोलेगा कि आप बैंक के पैसों से धंधा करने वाले हो क्या, खुद कुछ नहीं लगाया आपने, तो आप यहां पे खुद भी अपना पैसा लगाते हो, उसी को हम लोग कहते हैं प्रमोटर कंट्रीब्यूशन, और ये भी आपको यहां पे डाल के चलना है। तो हमने जो टोटल हमारी प्रोजेक्ट कॉस्ट आई है, वो हमारा टर्म लोन जो है वो हम लेने वाले हैं 46 लाख का एंड 4 लाख का आपका वर्किंग कैपिटल लोन जिसको हम कैश क्रेडिट भी कहते हैं, और प्रोमोटर कंट्रीब्यूशन 10 लाख का। यहां पे आपका टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट आ जाता है 60 लाख रुपीस का, ठीक है सर। आपने इस समरी में डाटा फीडअप किया, वैसे ही आपका डेप्रिसिएशन शेड्यूल बनके तैयार हो जाता है। सर इस शीट का यही जादू है। देखो जब तक शीट में जादू नहीं है तब तक व्यूअर क्यों ही देखेगा, ये जाहिर सी बात है, ठीक है। तो ये इसीलिए मैंने अभी प्रिपेयर करी है काफी मेहनत करके। यहां पे आपका 5 साल का, अभी तक ये 3 साल वाली शीट थी, बट आपको यहां पे 5 साल का डेप्रिसिएशन वाला शेड्यूल जो है वो पूरा बना बनाया मिल जाता है इस तरीके से अपने आप, ठीक है सर। ये रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कहां से आते हैं, अब आप लोग पूछोगे सर इनकम टैक्स ने डिफाइन किया, मेरे से बात मत करो, मैं तो इनकम टैक्स को पढ़ता हूं, आपको पढ़ाता हूं, बस इतनी सी मेरी चर्चा रहती है, ठीक है सर। एक और जो इनकम टैक्स में लिखा है वो कहता है कि अगर आपने पूरे साल एसेट यूज किया है तो आप पूरे साल का डेप्रिसिएशन ले लो। सर क्या ही मतलब, बहुत ही, कई लोग बोलते हैं सर प्रोविजन ने ऐसा कह दिया ऐसा। सर बहुत ही सिंपल है, पूरा साल का यूज किया तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन ले लो, आधा साल यूज किया तो आधे साल का डेप्रिसिएशन ले लो, सिंपल सी बात है। यहाँ पे अगर आपने हाफ ईयर के बाद आफ्टर 30 सितंबर के बाद भी कोई भी एसेट परचेज किया या एड ऑन किया है तो आप यहाँ पे डाल के चल सकते हो और आपका डेप यहाँ पे ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाता है। लाइक मैं एग्जांपल के तौर पे आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने डाला 10,000, तो ये आपका डेप्रिसिएशन 500 रुपए से बढ़ चुका है और यहाँ पे आपका हाफ रेट ऑफ द डेप्रिसिएशन लग चुका है। इसको हम लोग कर देते हैं 0, ठीक है। ये हमारा डेप्रिसिएशन का शेड्यूल भी अपने आप बन के तैयार हो चुका है। अब हम लोग बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट टैब की, वो आता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट भी इसको कहा जाता है। सर इस टैब के अंदर हमको डाटा फीडअप करके चलना है बहुत ही अच्छे वे में। आपका पहले साल का डाटा आप क्लाइंट से डिस्कस भी कर सकते हो, एग्जिस्टिंग वाला, अगर ऑलरेडी बिजनेस चल रहा है तो उसका एग्जिस्टिंग वाला डालोगे, अदरवाइज उससे आप पूछोगे सर आप पहले साल में कितनी सेल करने वाले हो, उसके पीछे भी कोई रेलिवेंट डॉक्यूमेंट है, लाइक उसने किसी से एग्रीमेंट वगैरह कर रखा है कि हम ये बिजनेस, हम ये माल आपको इतने पे बेचेंगे, तो आप वो एग्रीमेंट वगैरह से भी वेरीफाई कर सकते हो। देखो एक्चुअल जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनती है ना, वो मतलब उस पर तो लोन डेफिनेटली होना ही है। मैं आपको बता दूं लोन रिजेक्ट होते हैं सर प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बेसिस पे, बट
अगर आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक्यूरेट है, आपने एनेक्शर लगाए हैं, हम रॉ मटेरियल कहां से परचेस करने वाले हैं, कितने का परचेस करने वाले हैं, और उसकी फिगर आपका यहां पर रॉ मटेरियल परचेस से मैच हो रही है, आपने कोई एग्रीमेंट किया किसी पार्टी से, किसी वेंडर से कि हम आपको इतने में भेजेंगे ये माल, वो वाला एग्रीमेंट आपने लगाया एनेक्शर के तौर पे प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ, तो वो यहां से वेरीफाई हो जाएगा और यहां पे बैंक को एक श्योरिटी मिल जाती है कि बिजनेस एक्चुअल में चलने वाला है। ठीक है, ये तो आपके डायरेक्ट लेबर, ये तो आपके इंस्पेक्शन होता है, प्रीमिसेस वगैरह पे विजिट करके बैंक वगैरह देखता है, भैया इतना काम चल रहा है, धंधा चल रहा है, तो इतनी कॉस्ट वो देख के चलते हैं। ठीक है, तो ये आपकी डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट, जितनी भी डायरेक्ट कॉस्ट होती है वो आपके इसके अंदर कॉग के अंदर आ जाती है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के अंदर आ जाती है। ओपनिंग यहां पे प्लस में रॉ मटेरियल, प्लस में डायरेक्ट लेबर, प्लस में मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, लेस क्लोजिंग स्टॉक कर देते हो, आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाता है। ठीक है, रिवेन्यू आपको खाली 1 साल का डालना है, आपका सारा 5 साल का यहां पे आ जाता है। ठीक है, कॉग्स भी आपको डालना है 1 साल का, ओपनिंग स्टॉक, रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, मैन्युफैक्चरिंग, मतलब जितनी भी एक ग्रीन सेल्स आपको दिख रही हैं, इसके अंदर आपको खाली डाटा एंटर करना है, बाकी सारा 5 साल का डाटा आपका रेडी ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, यहां पर रॉ मटेरियल हो गया, आपका डायरेक्ट लेबर हो गया, जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंडिचर थे यहां पे हो चुका है, और यहां पे आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ चुका है। पहले ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज गिवन नहीं था शीट के अंदर, बट अब यहां पे वो चीज ऐड कर दी गई है, यहां पे आपको ग्रॉस प्रॉफिट कितना परसेंटेज हो रहा है वो आपको दिख रहा है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं सर डायरेक्ट एक्सपेंडिचर के अलावा इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर भी तो होते हैं सर, रेंट भी तो लगता है, बिल्डिंग के अलावा हमने कहीं और भी मतलब गोडाउन खोल रखा है तो रेंट वगैरह लग रहा है, सैलरी एंड वेजेस हो गया, मार्केटिंग एक्सपेंडिचर हो गया, यूटिलिटी एंड अदर एक्सपेंडिचर हो गया, तो यहां पे आप वो वाला डाटा एंटर करके चलते हो। आपने पहले साल का डाटा डाला, आपका 5 साल का डाटा रेडी हो चुका है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज सर, इबिट्टा क्या होता है? इबिट्टा पिछली क्लास में बड़ा जोर दिया गया था। ठीक है, इबिट्टा होता है आपका अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन किसके ऊपर लगता है? अमोर्टाइजेशन आपका गुडविल वगैरह के ऊपर लगता है, इंटेंजिबल एसेट्स के ऊपर लगता है। ठीक है, बट डेप्रिसिएशन आपका फिक्स एसेट्स के ऊपर लगता है। बस इतना सा डिफरेंस है, बस यही सोच के आप लोग आगे बढ़ जाइए। ठीक है, तो हमारे केस में डेप्रिसिएशन वाला शेड्यूल ऑटोमेटिक बन गया था। डेप्रिसिएशन वाले शेड्यूल का अमाउंट ये देखो, ये देखो, ये देखो, यहां से वेरीफाई करते हो, चलो सर आ भी रहा है, नहीं आ रहा है, ये देखो, ये आपका डेप्रिसिएशन पहले साल का था 675, और ये P&L में आपका 675 का पहले साल में अपने आप आ चुका है। हम लोग बात करें डेप्रिसिएशन इबिट्टा में से गया, तब आता है आपका PBIT और EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। देखो यहां पे ना डेप्रिसिएशन हटा और अमोर्टाइजेशन हटा, अमोर्टाइजेशन हमारे केस में था ही नहीं, तो बचा क्या? बचा EBIT। मतलब आप ना वर्ड से समझिए, वर्ड रिमूव हो रहे हैं, DA रिमूव हुआ, EBIT बचा। अब EBIT में क्या रह गया सर? इंटरेस्ट रह गया, और क्या रह गया? और टैक्स रह गया। बस वो माइनस कर दो, हमारा क्या आ जाता है? हमारा पैट आ जाता है। ठीक है, यहां पे जो भी इंटरेस्ट का अमाउंट है ये कहां से आ रहा है सर? इंटरेस्ट का रेट तो हमने आगे एग्जीक्यूटिव समरी में दिया था, ये रहा 10%, बट यहां पे हमने रीपेमेंट शेड्यूल भी तो बनाया है, ये ऑटोमेटिक बन गया है सर। ऑटोमेटिक बन चुका है, कैसे बन चुका है? यहां पे देखो, एग्जीक्यूटिव समरी, प्रोजेक्ट कॉस्ट, यहां पे आपने डाल रखा है टर्म लोन इतने का, सीसी इतने का, यहां पे आपने डाल रखा है रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका, तो इससे आपका रीपेमेंट शेड्यूल बनके तैयार हो चुका है। कुछ डाटा फीडअप करना है कोई ग्रीन सेल नहीं है तो कोई भी डाटा इसके अंदर फीडअप नहीं करना है। ठीक है, P&L पे आ जाओ, यहां पे आपका इंटरेस्ट का अमाउंट जाएगा, ये आपका EBT आ जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा, एंड इसमें से आपका प्रोविजन फॉर टैक्स 30% की रेट से यहां पे कट जाएगा, एंड आपका एट लास्ट आ जाएगा नेट प्रॉफिट। इसको ही हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सर हम लोग बात करें पैट रेशियो की, तो आप शार्क टैंक वगैरह में ये काफ़ी चीज़ें देखते होगे, तो आप रिलेट कर पा रहे होगे सर ये कैसे हमको नंबर समझने हैं। सर फील करिए, मैंने ना काफ़ी मतलब हम लोग प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रोवाइड भी करते हैं, तो क्लाइंट के साथ जब हम डिस्कशन करते हैं ना तो उनको काफ़ी अच्छा लगता है, हमको टर्म समझा रहे हैं, क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं होता, उनको धंधा करना है सर, उनको सिंपल अपनी सेल पता है, इतना मार्जिन है, इतनी कॉस्ट है, सिंपल। ठीक है, फाइनेंशियल्स कौन समझाएगा? हम किस लिए बैठे? हम समझाएंगे। ठीक है, पैट आपका आ चुका है, प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट आपकी पूरी तरीके से बन चुकी है। सर बस इतना ही था, मैं आपको इन शॉर्ट में बता दूं तो एग्जीक्यूटिव समरी में आपको डाटा ऐड ऑन करना है, प्रोजेक्ट कॉस्ट में आपको डाटा ऐड ऑन करना है, एंड प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट के अंदर आपको डाटा ऐड ऑन करना है। आपकी सारी प्रोजेक्ट रिपोर्ट 5 साल की यहां पे बनके तैयार हो जाती है। बट मैं आपको समझा के भी चलूंगा, रीपेमेंट शेड्यूल मैंने आपको बता ही दिया, इसके अंदर जो भी आपका ओपनिंग होता है, इंटरेस्ट रेट एंड
प्रिंसिपल रिपेमेंट आप कैसे कर रहे हो, 5 साल के अंदर कर रहे हो, देन फिर आपकी ईएमआई कैलकुलेट हो जाती है, ये आपकी क्लोजिंग बैलेंस बनता जाता है। क्लोजिंग बैलेंस आपका कहां पे जाता है, आपका बैलेंस शीट के अंदर भी जाता है। ठीक है, बैलेंस शीट देख लीजिए, बैलेंस शीट में आप क्या फीडअप कर सकते हो, खाली जो भी आप ड्राइंग करते हो हर साल, करोगे करते नहीं करोगे, तो वो आपको यहां पे डाल के चलनी है। सर ये ड्राइंग आपकी 6 लाख की है, 4 लाख की है, जितनी भी आप कर रहे हो, बाकी सारा अमाउंट, कैपिटल का अमाउंट, जो भी प्रोमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन होता है वो होता है। प्रॉफिट आपका हर साल का पैट आपका यहाँ पे आ जाता है। टर्म लोन का कितना क्लोजिंग वैल्यू है, कैश क्रेडिट की कितनी क्लोजिंग वैल्यू है, प्रोविजन फॉर टैक्स वगैरह कितना है, अकाउंट पेबल क्रेडिटर्स वगैरह कितने हैं, तो वो यहाँ पे अपने आप आ जाता है। एंड एसेट साइड भी आपकी ऑटोमेटिक बन जाती है। ठीक है, अब हम लोग बात करें कैश फ्लो स्टेटमेंट की, तो इसके अंदर भी कोई चेंजेस नहीं करने हैं। मैंने कहा था ना, जितना रेलिवेंट डाटा था हमने फीडअप कर दिया है। मतलब आपको मुश्किल से 12 टैब में से 3 टैब भर के आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बन रही है, तो क्या ही चाहिए सर। ठीक है, एंड यहां पे कैश फ्लो के बाद इंपॉर्टेंट रेशियो, ये मैंने पिछली वीडियो में भी समझाए थे, आपको दोबारा एक बार समझा देता हूं। करंट रेशियो कैसे आता है, आपका करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। ये आइडल कौन सा होता है, आइडल आपका 1.1 से 1.5 तक होता है। एंड यहां पे आपका करंट एसेट ऑटोमेटिक आ जाता है, करंट लायबिलिटी डिवाइड में आ जाती है, ये आपका करंट रेशियो आ चुका है। ठीक है, देन फिर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, आपका ईबीआईटी अपॉन में जो भी इंटरेस्ट का अमाउंट होता है, टोटल इंटरेस्ट, टर्म लोन के ऊपर भी, वर्किंग कैपिटल लोन के ऊपर भी। ठीक है, वो वाला अमाउंट आपका यहां पे आ जाता है। एंड आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी आ जाता है। हेल्दी कितना है, आइडियल कितना है, 3 और उससे ज्यादा का आइडियल माना जाता है। एक और DSCR रेशियो होता है, ये बैंक जनरली मांगता ही है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, आपकी जो भी नेट ऑपरेटिंग इनकम होती है डिवाइड में टोटल डेप्ट सर्विस। टोटल डेप्ट सर्विस क्या होता है, जो भी आपका पूरे साल का रीपेमेंट का अमाउंट है वो वाला, इंटरेस्ट का अमाउंट और प्रिंसिपल का अमाउंट, टोटल रीपेमेंट यहां पे आ जाता है आपका। ठीक है, और ऊपर आपका नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो भी आपकी इनकम होती है वो आ जाती है। इसमें आपको कुछ करना नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूं कि आपको कैसे प्रेजेंटेशन करनी होती है अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट की, इसलिए मैं आपको बता देता हूं रेलिवेंस कहां से क्या डाटा आ रहा है। ठीक है, एक और फीचर जो कि इस वाली रिपोर्ट के अंदर हमने ऐड किया है वो हमारा सेंसिटिव एनालिसिस है। सर इसके अंदर भी हमको कुछ करना है, नहीं करना है, बस एक सेंसिटिविटी वाले टैब में आपको डालना है। कितनी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो सेंसिटिविटी, यहां पे जनरली 5% ही हम लोग लेके चलते हैं। मतलब आपकी जो सेल है, जरूरी नहीं है कि वो आपने सोचा है 120% से तो 120% से ही बढ़े। हमने कहा बिल्कुल सही बात है, बट हम यहां पे बैंक को कह रहे हैं वो 5% फ्लैक्चुएट कर सकती है। सेल 5% ऊपर भी जा सकती है, सेल 5% नीचे भी जा सकती है। तो वही डाटा हम बैंक को प्रोवाइड कर रहे हैं कि हमारी अगर 5% सेल इंक्रीज होगी तो यहां पे हमारा अपडेटेड रिवेन्यू कितना आएगा एंड उसका इंपैक्ट अर्निंग बिफोर टैक्स पीबीटी के ऊपर कितना आएगा। ठीक है, ये आपका ऑटोमेटिक प्रिपेयर होता है, बस आपको यहां पे सेंसिटिविटी डाल के चलनी है और आपकी ये वाली शीट भी प्रिपेयर हो जाती है। एक और टैब जो कि ऐड किया गया है वो है आपका MPBF। सर ये क्या होता है, मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस। जनरली ये बैंक करता है, बट हमने इसको प्रोजेक्ट रिपोर्ट में डाल दिया तो बैंक को लगता है भाई पढ़ा लिखा इंसान है, बैंक का काम भी करके ला रहा है, तो एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। ये भी हम लोग प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंदर इंक्लूड करते हैं। तो एक टंडन कमेटी थी, इसने रिकमेंड किया था, आई थिंक 1976 या 1972 में रिकमेंड किया था कि कैसे अलाउ करना है मैक्सिमम फाइनेंस, बैंक के द्वारा कितना दिया जा सकता है। तो इसने 2 मेथड बताए। पहला मेथड ध्यान से सुनिएगा, पहला मेथड बोलता है आप 75% ले लो, किसका, करंट एसेट्स माइनस में करंट लायबिलिटी अदर देन बैंक बोरोइंग। कोई बैंक बोरोइंग है तो उसको हटा के, शॉर्ट टर्म बोरोइंग हटा के, कोई भी करंट लायबिलिटी आ रही है उसको माइनस कर दो, किस में से, करंट एसेट्स में से। मतलब आपका वर्किंग कैपिटल का गैप का 75% अलाउ कर दो MPBF। वही यहां पे फॉर्मूला फिट कर रखा है और यहां पे आपका MPBF पहले मेथड से कैलकुलेट होके आ जाता है। सर कुछ करना है, कुछ नहीं करना, ग्रीन सेल नहीं दिख रही तो कुछ नहीं करना, बस समझते हुए चलो सर हो क्या रहा है। ठीक है, फील करते हुए चलो। और दूसरा मेथड कहता है कि 75% ऑफ द टोटल करंट एसेट्स, मतलब गैप का नहीं, खाली जो करंट एसेट आ रहा है उसी का 75% ले लो एंड माइनस कर दो करंट लायबिलिटी अदर देन बैंक बोरोइंग। सर जनरली अगर मैं बताऊं ना, जनरली तो सेकंड मेथड ही फॉलो होता है लार्ज अमाउंट ऑफ लोन के केस में, क्योंकि आप लोग देख पा रहे होंगे
इसके अंदर जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द लोन परमिसिबल है वो कम आ रहा है। ठीक है, बट आप लोग ये नहीं कह सकते कि बैंक कोई सा भी फॉलो कर सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि बैंक सेकंड ही फॉलो करे, वो फर्स्ट भी फॉलो कर सकता है, सेकंड भी फॉलो कर सकता है। दोनों मेथड एप्रोप्रिएट हैं, दोनों ही टंडन कमेटी ने रिकमेंड की हैं। ठीक है, एट लास्ट आपको यहां पे एक और चीज जो देखने को मिलेगी वो नोट्स की डेप्रिसिएशन पॉलिसी कैसे है, वो आपकी इनकम टैक्स के हिसाब से है। फाइनेंशियल एजम्पशंस क्या क्या इंक्लूड करी गई हैं वो यहाँ पे है। स्टेबिलिटी ऑफ द रेगुलेटरी इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग भी नोट्स हमने प्रोवाइड कर रखा है, और कोई भी इसके अंदर एबनॉर्मल इवेंट और अनफोर्सिबल इवेंट यहाँ पे हमने कंसिडर नहीं किया है। हमने प्रोजेक्ट रिपोर्ट को दोबारा से पूरा फील करके अच्छे तरीके से समझा है। होप सो आपकी जितनी भी क्वेरी होंगी सारी रिजॉल्व हो चुकी होंगी। आपको अगर हमारे थ्रू भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवानी है देन आप हमसे बनवा सकते हैं, कॉल के थ्रू इंक्वायरी कर सकते हैं। एंड आपको ये शीट फ्री में अवेलेबल हो जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। एंड आप लोगों को अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।